जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 फरवरी है और आज से नेट जेआरएफ के पेपर स्टार्ट हो चुके। आज बहुत सारी सब्जेक्टों का पेपर है, 7-8 सब्जेक्टों का पेपर है। तो आज के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आज का जो पेपर है वो किस तरीके का आया था, पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, और इसके अलावा जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड थे वो किस टाइप के थे, और हमें कुछ कुछ क्वेश्चनों का कुछ कुछ टॉपिकों का पता चला है। तो यहाँ पर हम उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यदि आपने पेपर दिया है आज का और आपको कोई क्वेश्चनों के बारे में पता हो, कुछ क्वेश्चन याद हो आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो, सबसे पहले हम इन 3 क्वेश्चनों पर बात करते हैं। सबसे पहले पेपर का लेवल। देखो, पेपर का लेवल सभी के सभी मॉडरेट बता रहे थे। 1-2 कैंडिडेट थे जिन्होंने टफ बताया, बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट था। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो भी मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन लैंग्वेज थी, और क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड थे वो भी एक तरीके से मॉडरेट लेवल के थे। बहुत टफ लेवल का पेपर नहीं आया। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशखबरी वाली बात तो ये है कि पेपर टफ लेवल का नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, आपको एक मॉडरेट लेवल की तैयारी करनी है आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक मोटिवेट करने वाली बात है कि पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है, टफ लेवल का नहीं आ रहा है। देखो, यदि पेपर इजी लेवल का आता है तो उससे पढ़ने वाले को नुकसान होता है। पेपर बहुत टफ लेवल का आता है तो उससे भी बहुत सारे कैंडिडेटों को नुकसान होता है। लेकिन जब पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेट करने वाली बात है कि पेपर मॉडरेट लेवल का है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं डीआई की बात करता हूँ। डीआई कौन से टॉपिक से? डीआई परसेंट से आया था। ठीक है, उसमें 2 ब्लॉक दिए हुए थे और स्टूडेंट की संख्या से रिलेटेड था, जो कि परसेंट से रिलेटेड आया था। तो देखो, यदि आपका आगे पेपर है तो आपको देखो परसेंट जो डीआई है वो कहाँ कहाँ से निकालना है। डीआई एक तो परसेंट वाला निकाल लो, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला निकाल लो, एक प्रॉफिट लॉस वाला निकाल लो, और एक सिंपल कैलकुलेशन वाला निकाल लो। ठीक है, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करने का काम होता है। ठीक है, और स्पेशली ज़्यादा फोकस करना टेबल वाले डीआई के ऊपर, क्योंकि आजकल पिछला पेपर उठा के देख लो, पिछले जितने भी पेपर हुए थे सभी के सभी वो पेपर उठा के देख लो, पेपर जो डीआई है वो टेबल वाला आ रहा है आजकल। ठीक है, वो गोले वाला नहीं आ रहा, पाई चार्ट वाला नहीं आ रहा, टेबल वाला आ रहा है। ठीक है, तो आपको टेबल वाला डीआई की प्रैक्टिस कर लेना। ये 10 नंबर का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था जीईआर से, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो से एक क्वेश्चन आया था कि 2035 तक जीईआर कितना होना चाहिए। टारगेट लिया गया था कि 2035 तक हमें इतना परसेंट जीईआर करना है। तो ये आप जरूर याद कर लेना, करंट से रिलेटेड डाटा है, बाकी पुराना भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद में एक मिलान वाला क्वेश्चन था जिसमें कैस स्टडी थी, परिवर्तित कक्षा पद्धति थी और प्रदर्शन पद्धति थी। ठीक है, ये टीचिंग मेथड्स थे। कैस स्टडी हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड हो गया, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया, ये सारा सब कुछ मैं पढ़ा रखा हूँ। यहाँ पर मिलान से क्वेश्चन बना था। तो जो टीचिंग के मेथड है, चाहे वो स्टूडेंट सेंटर मेथड हो चाहे वो टीचर सेंटर मेथड हो, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद मॉक और स्वयं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, और उसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। मॉक के 2-3 स्टेटमेंट थे, स्वयं के 2-3 स्टेटमेंट थे, ऐसे टोटल 5-6 स्टेटमेंट थे, और फिर वहां से पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो आप एक बार स्वयं मॉक इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और स्वयं की फुल फॉर्म आप खुद बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जब मैंने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर भी मैंने आपको स्वयं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। एक क्वेश्चन आया CFC और ओजोन से रिलेटेड। ये 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक स्टेटमेंट CFC से रिलेटेड था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था, और एक स्टेटमेंट ओजोन परत से संबंधित था। नीचे 4 ऑप्शन थे, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन आया था। देखो, मैथ के क्वेश्चन 2 थे, एक तो था सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से, दोनों मिले हुए थे उसमें। जो मैं आगे लिख रखा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। अनुपात से मैथ का क्वेश्चन आया था, और अनुपात वाला जो मैथ का क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, कुल योग 975 है, तो तीनों संख्याएं कौन सी हैं ये आपको बताना है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था।
ठीक है, मेरी मैथ वाली मैराथन देख लो, वहां से मैथ के क्वेश्चन आएंगे 100%। रीजनिंग का एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, जैसे यदि हम स्टूडेंट को सर्टेन कह दें तो मैंगो को क्या कहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। जो रीजनिंग कोई भी टीचर पढ़ाए, यदि कोई भी टीचर रीजनिंग पढ़ाता है तो सबसे शुरुआत वो अल्फाबेट सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग से ही करता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट सभी के सभी ठीक कर देंगे यदि थोड़ा सा वो दिमाग लगाएंगे तो। उसके बाद में एक सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि सीपीयू से संबंधित कौन से कथन ठीक है। नीचे 5-6 कथन थे, उनमें से कुछ कथन गलत थे, कुछ कथन ठीक थे। उसके बाद में मेमोरी लेवल का क्वेश्चन आया था। मेमोरी से क्वेश्चन आया था, ये आया था भाई साहब, वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, इनसे संबंधित क्वेश्चन था ये। ठीक है, रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था मेगाबाइट से, गीगाबाइट से, टेराबाइट से। और ये भी किस टाइप का था, जैसे MG8, GB10। ठीक है, अब आपको बताना है कि MG8 ठीक है या GB8 ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों तरीके से मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जैसे कैसे मैं समझा चुका हूँ MG, GB, TB। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैल्यू तो आपको याद करनी है। जैसे 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल इस तरीके से भी मैं बता चुका हूँ। दूसरा MG8 सॉरी बाइट 8, बाइट 10, इस तरीके से दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को ये जितने भी मेमोरी के प्रकार हैं इनको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। बिट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, ये सारा सब कुछ हो। नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन था। एक नंबर, बाइनरी नंबर का वैल्यू दिया हुआ था जिसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। ये तीनों के तीनों मैं बहुत अच्छे से समझा चुका। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसा नंबर और डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। जो ऑक्टल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो कन्वर्ट करने वाला था कि हेक्सा नंबर को ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करें। इसके अलावा एक AEIO से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैंने एक मैराथन बनाई थी, वहां पर मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आगे आपका चाहे कोई सी भी शिफ्ट में पेपर आए, AEIO का टॉपिक अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, AEIO। अब ये जो चारों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से समझ लेना कि ये रिलेशनशिप किस नाम से जानी जाती है और कैसा रिलेशनशिप होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। देखो, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, नैदानिक इंटरव्यू होता है। ठीक है, साक्षात्कार के जो टाइप होते हैं वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। संरचित साक्षात्कार क्या होता है, जहाँ पर सब कुछ फिक्स होता है। असंरचित साक्षात्कार में कुछ भी फिक्स नहीं होता। नैदानिक साक्षात्कार क्या होता है, जो कैंडिडेट मेंटली डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जो कैदी होते हैं, उनका नैदानिक साक्षात्कार होता है, जहाँ पर उनके जीवन के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक भाई पता नहीं कैसा, कितना लगाव हो रहा है एनटीए को इस क्वेश्चन से, ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछ रहा है। पहले जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें भी मोस्टली बहुत सारी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो वाला। फालसी से क्वेश्चन आया था भाई साहब। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडियन लॉजिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फिलहाल में फालसी। तो फालसी तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। फालसी के मैंने टोटल 24 प्रकार की फालसी पढ़ा रखी है। ठीक है, और अपील टू अथॉरिटी फालसी से क्वेश्चन बना था। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि यदि हमें क्वेश्चन में अपील टू अथॉरिटी शब्द दिखता है तो वहां पर कौन सी फालसी होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि आपको क्वेश्चन में अपील टू अथॉरिटी दिखता है तो वहां पर ये फालसी होगी। तो यदि आपने मेरी क्लास को सीरियस होकर पढ़ा है तो बताओ, यदि क्वेश्चन में अपील टू अथॉरिटी शब्द लिखा होता है तो वहां पर कौन सी फालसी होगी, ये आपको बताना है। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, इन बोर्डों से रिलेटेड थे। मिलान का क्वेश्चन था, नेचुरल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है ये। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ
टीचर एजुकेशन, नेचुरल नहीं नेशनल है ये। ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, यूजीसी है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। यहाँ पर मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं। NIRF, नेशनल रैंकिंग फ्रेम, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये ऑलवेज अपडेट होता रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था मात्रात्मक शोध से क्वेश्चन आया था। गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, दोनों को मैं बहुत अच्छे से कंपेयर करके आपको समझा चुका था। दोनों को मैंने टेबल बनाकर पढ़ाया था, ठीक है। इस तरीके से टेबल, यहाँ पर मैंने गुणात्मक शोध, यहाँ पर मात्रात्मक शोध आपस में कंपेयर करते हुए पढ़ाया था, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक मैथ का क्वेश्चन आया था, वहाँ पर उसने क्या किया था, साधारण ब्याज दे दिया था, ठीक है। साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया, सॉरी क्वेश्चन क्या था मैं समझाता हूँ। साधारण ब्याज बता दिया उसने, मूलधन नहीं बताया उसने, दर बता दिया, समय बता दिया, ठीक है। और आगे लिख दिया कि इसी समय इसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो जब साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, तो उससे हम मूलधन निकाल लेंगे। साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो उससे हम मूलधन निकाल लेंगे। फिर हमारे पास मूलधन आ गया, समय दर हमारे पास थी ऑलरेडी, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो वो भी हम बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था। हमें साधारण ब्याज का दिया हुआ था कि यदि साधारण ब्याज इतना है, किसी राशि का साधारण ब्याज इतना है, समय इतना है और दर इतनी है, तो इसी समय और इसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो हमें सबसे पहले मूलधन निकालना है। साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है। देखो सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ, हम निकाल लेंगे। फिर चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में हम सारी वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद त्रुटि के प्रकार से क्वेश्चन आया था, और जो पैसेज आया था, जो RCI थी वो निर्धनता से संबंधित थी, ठीक है, गरीबी से संबंधित RCI थी। तो ये था, बहुत टफ लेवल का पेपर नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। यदि आपने एक तरीके से पढ़ाई कर रखी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, यदि आपने तरीके से पढ़ाई कर रखी है तो 100% आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कंप्लीटली पॉजिटिव रहना है, बहुत अच्छे से मोटिवेट रहना है, ठीक है। और चित्त को शांत रखकर बहुत ही शानदार तरीके से जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको नई चीज़ों को नहीं पढ़ रहा है कि चलो चारों तरफ आप कभी क्या पढ़ रहे हो कभी क्या पढ़ रहे हो, नहीं। जो जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसको अब आपको समेटने का काम करना है। समेटने का मतलब है कि जो पढ़ रखा है वो कितना याद है। आपने जो पढ़ रखा है उसमें कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपको याद नहीं है। भाई असली दुख तभी होता है जब आप किसी चीज़ को पढ़े हुए हो और वहाँ से क्वेश्चन गलत होता है, फिर आप ऐसे आके सोचे यार मैंने इसको पढ़ रखा था लेकिन याद नहीं आया इसलिए गलत हो गया। और वो याद कब नहीं आता, जब हम उसको बहुत अच्छे से नहीं याद करते। तो मैं फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से तैयार करो, फिलहाल में उसको समेटने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर यदि आपके पास टाइम बचे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको पढ़ना जरूरी है तो उसको पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो।